इलेक्ट्रिक कार्स ने दुनिया की दो बड़ी कुव्वतों को एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया है। आप शायद कहेंगे कि अमेरिका और चीन पहले कौन से दोस्त थे जो आज आमने सामने खड़े हैं। ऐसा नहीं था। कम से कम तिजारती महाज पर आज से पहले चाइना सर्विस प्रोवाइडर था और अब भी है। चाइना बैनुल-अक़वामी ब्रांड्स को अपनी चीप लेबर और प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम फराहम करता है। एप्पल, सैमसंग, टेस्ला, इंटरनेशनल क्लोथिंग ब्रांड्स के लिए गारमेंट्स और शूज, ज्वेलरी वगैरह गर्ल्स हर जगह चाइना ही चाइना। चाइना सब कुछ बनाता था, फाइटर प्लेन से लेकर सूट तक। दुनिया चाइना से सब लेती थी, मगर टेक्नोलॉजी पर चाइना को कभी ऐसा एज नहीं था कि चाइना के पास ऐसा कुछ हो जो दुनिया के पास नहीं है। मगर अब सब कुछ बदल रहा है। चाइना में बनने वाली इलेक्ट्रिक कार सुपर पावर अमेरिका के लिए इकोनॉमिक थ्रेट और सिक्योरिटी रिस्क बन गई हैं। कनाडा को भी कुछ ऐसे ही खदशात हैं। यूरोपीय यूनियन भी एक तहकीक कर रहा है कि चाइनीज कम कीमत गाड़ियों की आखिर कहानी क्या है। क्या इसके पीछे चाइनीज हुकूमत है जो चाइनीज इंडस्ट्री को सब्सिडाइज कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गाड़ियां मार्केट में इसलिए हैं कि मार्केट को खराब किया जाए? आखिर अमेरिका, कनाडा, यूरोपीय यूनियन चाइनीज ईवी से डरे हुए क्यों हैं? इस पे आने से पहले जान लेते हैं कि कैसे चाइना ईवीज की टेक्नोलॉजी डेवलप करने में कामयाब हुआ। दुनिया में चीन के लीडिंग ईवीज प्रोड्यूसर बनने से तकरीबन 11 साल पहले इस मार्केट में चीन को कोई संजीदा लेने को तैयार नहीं था। There's competitors now ramping up, and as you're familiar with BYD, which is also on the West Coast, I think they're ramping up production of their electric vehicles. Warren Buffett owns 10% stake in that. Why do you laugh? BYD is 20th सेंचुरी की इब्तिदा से ही अमेरिका मॉडर्न इलेक्ट्रिक गाड़ियों की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था। अमेरिका पहले ही थर्मल कंबशन इंजन वाली गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग में एक मुकाम रखता था, मगर चीन इस रेस में कहीं नहीं था। चीन ने नई सेंचुरी का आगाज कुछ इस तरह किया कि उसे एक नए मैदान में काम करना है। उसने एक स्ट्रेटेजिक मंसूबा बनाया। अगर चीन मॉडर्न इलेक्ट्रिक कार्स की टेक्नोलॉजी को टाइमली डेवलप कर ले तो एक जबरदस्त कंपीटिटिव एडवांटेज हासिल कर सकता है, और ऐसा ही हुआ। वो मुल्क जो कंबशन इंजन वाली गाड़ियां बनाने वाले मुल्कों की फहरिस्त में कहीं नहीं था, उसने सन 2023 में दुनिया को हैरान कर दिया, जब 2023 में 8 मिलियन से ज्यादा चीनी ईवीज को दुनिया भर में सेल करने का रिकॉर्ड बनाया। और फिर वही इलॉन मस्क जो चाइना पर कह लगाते थे, चीनी टेक्नोलॉजी के मोतरफ हो गए। We have a lot of respect for the car companies in China. They are the most competitive in the world. चीन ने 2000 की दहाई में ऐसे वक्त ईवीज में इन्वेस्टमेंट शुरू की जब उसकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की एक अजीब हालत थी। चीन उस वक्त गाड़ियां बनाता जरूर था, मगर इंटरनेशनल मार्केट में उसका कहीं कोई नाम नहीं था। उसने समझ लिया था कि वो कंबशन इंजन वाली ऑटोमोबाइल मार्केट में अमेरिका, जर्मनी और जापान जैसे मैन्युफैक्चरर्स का मुकाबला नहीं कर सकेगा। मगर चीन के कई मसाइल का हल एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप करने में था। चीन को फ्यूल इंपोर्ट का खर्चा कम करना था। फिर चीन दुनिया के आलूदा तरीन ममालिक में शामिल था और 2008 के माशी बहरान के बाद मईशत को दोबारा खड़ा करना था। बीजिंग के लिए ये मंसूबा जिंदगी और मौत का मंसूबा था। ईवीज की तैयारी के लिए चीन के पास कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था, मगर मुख्तलिफ किस्म की टेक्नोलॉजीज हासिल करने की जरूरत थी। मौजूदा ऑटो सप्लाई चेन की मौजूदगी में ईवीज मेकिंग के लिए एक मुनासिब ऑटोमोबाइल सप्लाई चेन मौजूद थी। चीन में चीप रॉ मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम मौजूद था। चीन ने 2001 में इन टेक्नोलॉजीज में सरमायाकारी शुरू की थी। एक 5 ईयर प्लान भी बनाया गया था, मगर 7 साल तक कोई खास कामयाबी नहीं मिली। 2007 में इस इंडस्ट्री को उस वक्त बूस्ट मिला जब वॉन गॉन्ग, जो एक ऑटो इंजीनियर थे और एक डेकेड तक जर्मनी में ऑडी के लिए काम कर चुके थे, चीन के वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बन गए। वॉन इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बड़े शौकीन थे और उन्होंने 2008 में टेस्ला के पहले मॉडल रोस्टर को ड्राइव किया। उनका ये एक्सपीरियंस बड़ा कमाल का था। उन्होंने ठान ली कि चीन को इस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है और उन्होंने पहले से जारी प्लान को एक्सपेडाइट किया।
اگر وہ نہ ہوتے تو شاید چین کو ایویز ٹیکنالوجی بر وقت نہیں مل پاتی. اسی لیے وان کو اس نیشنل ڈیسیجن کا ماسٹر مائنڈ کہا جاتا ہے. وان کی لیڈرشپ میں چین کو تلاش تھی ایک ایسی ٹیکنالوجی کی جو دنیا پر حاوی ہو جائے, اور یہاں سے انٹری ہوتی ہے ایک ایسے شخص کی جو بیٹریاں بنانے کا ماہر تھا, وانگ چوانگفو. وانگ چوانگفو کی زندگی ایک مثال ہے کیسے یہ غریب کسان گھرانے کا یتیم بچہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شامل ہوا. وانگ چوانگفو 1966 میں ایک کسان خاندان میں پیدا ہوئے. یہ خاندان مالی طور پر مشکلات کا سامنا کر رہا تھا, جس کی وجہ سے وانگ کا بچپن سختیوں بھرا تھا. ان کے والد کا انتقال اس وقت ہوا جب ان کی عمر 13 سال تھی, اور والدہ کا انتقال اس وقت ہوا جب وہ جونیئر ہائی اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے تھے. والدین کے انتقال کی وجہ سے خاندان مزید مالی مشکلات کا شکار ہو گیا. وانگ کام بھی کرتے تھے اور اپنی ایجوکیشن بھی جاری رکھے ہوئے تھے. وانگ ایک کیمسٹ بنے اور بیجنگ کی ایک ریسرچ سینٹر میں کام کیا, جہاں انہوں نے فیرس میٹل پر ریسرچ کی. اس ریسرچ میں کامیابی نے وان کو آج دنیا کے امیر ترین لوگوں کی فہرست میں لا کھڑا کیا ہے. ہوا کچھ یوں کہ 1992 میں وان نے ایک بیٹری بنانے والی کمپنی میں ایز جنرل مینیجر کام کیا. اس دوران وان کی نظر ایک خبر پر پڑی, اور وہ خبر یہ تھی کہ جاپان نے ماحولیاتی آلودگی کم کرنے کے لیے ملک میں لیڈ بیٹریز بنانا بند کر دی. وان نے فوراً اپنی کمپنی کو لیڈ بیٹریز بنانے کا مشورہ دے ڈالا. یہ بیٹری اس وقت موبائل فونز میں استعمال ہوتی تھی, مگر وان کی کمپنی نے ان کا یہ مشورہ رد کر دیا. وان اس موقع کو بالکل گنوانا نہیں چاہتے تھے. انہوں نے اپنے ایک کزن سے 2.5 لاکھ یون قرض لیا اور 9 لوگوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی فیکٹری بنائی, BYD, بلڈ یور ڈریم. اس فیکٹری میں نہ تو جدید مشینری تھی اور نہ ہی یہ کوئی بڑی جگہ تھی, نہ بہت سارا سرمایہ تھا. اگر کچھ تھا تو صرف کچھ کرنے کا عزم اور نالج. کارخانہ بڑا ہونے لگا, ضروری مشینری خریدی جانے لگی, وان کی بنائی ہوئی بیٹریز کی کوالٹی بہتر ہونے لگی, اور پھر وان جلد ہی لوکل مارکیٹ سے نکل کر انٹرنیشنل مارکیٹ میں داخل ہو گئے. نوکیا, موٹرولا, سیمسنگ, ایک ایک کر کے سب موبائل فون پروڈیوسرز BYD کی بیٹریز استعمال کرنے لگے. 1995 جب وان نے شینزن انڈسٹریل زون میں ایک بڑی فیکٹری قائم کر لی تھی, جو ایئر 2000 تک دنیا بھر میں موبائل فون بیٹریز کی سب سے بڑی فیکٹری بن گئی تھی. وانگ چوانگفو دیکھ رہے تھے کہ دنیا کی توجہ الیکٹرک کارز کی طرف ہے. الیکٹرک کارز بھی 40% کاسٹ بیٹری کی ہوتی ہے, اور وہ دنیا کے سب سے بڑے بیٹری پروڈیوسر تھے. تو جیسے انہوں نے بیٹری پروڈکشن کا فیصلہ بر وقت کیا, ویسے ہی انہوں نے گاڑیوں کی انڈسٹری میں قدم رکھ دیا. BYD نے F3 BYD ماڈل کی پہلی الیکٹرک کار تیار کی. BYD ٹویوٹا کرولا سیڈان کی کاپی تھی. چین میں یہ کار کامیاب ہو گئی اور جلدی وان چین کی EV انڈسٹری میں ایک اہم کھلاڑی بن گئے. وان کی کامیابی کا راز ان کی بنائی ہوئی بیٹریاں ہیں, LFP لیتھیم آئرن فاسفیٹ بیٹری. وانگ نے ان بیٹریوں کو بلیڈ کی شکل دی. یہ 3.5 انچ چوڑائی تک پتلی ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے اسے بیٹری پیک میں بلیڈ کی طرح آسانی سے رکھا جا سکتا ہے. یہ بیٹری روایتی لیتھیم آئرن فاسفیٹ بیٹری کے مقابلے میں 50% کم جگہ لیتی ہیں, اور ان بلیڈ نما بیٹریوں نے ایویز کا ایک اور بڑا پرابلم سالو کر دیا, اسموتھ اور سیملیس ڈرائیو. اس سے پہلے بیٹری سائز میں بڑی اور ایفیشنسی میں کم ہوتی تھی, جس کی وجہ سے الیکٹریکل کار میں بیٹریز کسی ایک جگہ پہ فٹ کرنی پڑتی تھیں, گاڑی کے پیچھے حصے میں, سیٹ کے نیچے, یا پھر آگے بونٹ میں, جس کی وجہ سے بیٹری کا سارا لوڈ ایک طرف ہو جاتا تھا اور ڈرائیو اسموتھ نہیں رہتی تھی. ویلوسٹی اور ایکسیلریشن ایفیکٹ ایک اچھی اسموتھ ڈرائیو میں رکاوٹ تھے. وان نے اس کا حل یہ نکالا کہ 3.5 انچ چوڑائی کی یہ بیٹریاں گاڑی کے فرش پر بچھا دی جائیں, جس سے لوڈ پوری گاڑی میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائے. یہ بیٹریاں نہ صرف زیادہ دیر تک چلتی ہیں, یہ بیٹریاں سیف بھی ہیں اور سستی بھی. آج چائنا کا بیٹری انڈسٹری میں کوئی مقابلہ نہیں ہے. آج چائنا دنیا کی 70% بیٹریاں بناتا ہے, اور وانگ کا اس میں بڑا حصہ ہے. یہاں الیکٹرک کار موٹر کا ذکر اس لیے نہیں کروں گا کہ موٹر ٹیکنالوجی میں چین اور باقی دنیا میں کوئی خاص فرق نہیں تھا. تو چائنا نے ایویز ہارڈ ویئر میں تو لیڈ لے لی تھی, مگر اب بھی کئی مراحل باقی تھے, اور وہ پورے کرنے کے لیے چائنا نے ایک جال بچھایا, اور ایک دن اس جال میں وہ بڑی مچھلی پھنس گئی جس کا انتظار تھا. ایلون مسک کی ٹیسلا, دنیا کی سب سے بہترین
ईवी मैन्युफैक्चरर। हुआ कुछ यूं कि चाइना ने ईवी मैन्युफैक्चरर्स को टैक्स छूट और सब्सिडी देनी शुरू कर दी। चाइना में ईवीज मैन्युफैक्चरर्स की मशरूम ग्रोथ शुरू हो गई। लगभग 500 ईवीज मैन्युफैक्चरर रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़ गए। चाइना की इस पॉलिसी ने न सिर्फ लोकल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट किया बल्कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर को भी मजबूर कर दिया कि वो भी चाइनीज ईवी प्रोडक्शन इकोसिस्टम का फायदा उठाएं। 2019 में दुनिया की सबसे बड़ी और जदीद ईवी मैन्युफैक्चरर कंपनी टेस्ला ने चाइना का रुख किया और बीजिंग में अपना गीगा प्लांट लगाना शुरू किया। गीगा फैक्ट्री शंघाई, जिसे गीगा शंघाई या गीगा फैक्ट्री 3 भी कहा जाता है। इस फैक्ट्री की ग्राउंड ब्रेकिंग जनवरी 2019 में हुई और सिर्फ 9 महीने यानी अक्टूबर 2019 में इस फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई और दिसंबर 2019 में इस प्लांट ने ईवी कारें बनाना शुरू कर दी। मतलब 1 साल से भी कम वक्त में एक जदीद तरीन गीगा प्लांट बन गया। टेस्ला के लिए मुमकिन नहीं था कि एक टॉप क्लास अमेरिकी कंपनी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कहीं कहीं नासा को टक्कर देती हो, वो चीन जैसे मुल्क के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे। इसलिए चीनी हुकूमत ने टेस्ला को वो सहूलत दी जो कभी किसी ईवी मैन्युफैक्चरर को नहीं दी थी। टेस्ला किसी भी चीनी कंपनी के साथ शराकतदारी के बगैर चीन में काम करने वाली वाहिद कंपनी थी। टेस्ला का ये प्लांट 7.5 मिलियन ईवीस यूनिट पर एनएम मैन्युफैक्चर कर सकता है। फिर वो सरकारी सब्सिडी और टैक्स छूट जो चाइनीज ईवीज मैन्युफैक्चरर्स को हासिल थी, वही अमेरिकन कंपनी टेस्ला को भी हासिल थी। मगर वो कहते हैं ना, देयर इज नो फ्री लंच। ये करम नवाजियां बेवजह भी नहीं थी, क्योंकि यहां से शुरू होता है कैटफिश इफेक्ट। कैटफिश इफेक्ट दरअसल वो होता है जब 2 लोग अपनी असल शिनाख्त छुपाते हैं, ऑनलाइन जाली प्रोफाइल बनाते हैं और सोशल मीडिया या डेटिंग ऐप्स पर ऐसा आम होता है। यही कैटफिश इफेक्ट टेस्ला और चाइनीज ईवी मैन्युफैक्चरर्स के दरमियान शुरू हो गया। मराद की शक्ल में टेस्ला ने बहुत कुछ चीन से लिया तो चीन ने भी बहुत कुछ टेस्ला से लिया। शंघाई में अमेरिकन गीगा फैक्ट्री अपने राज कहां तक छुपा सकती थी, और यही टर्निंग पॉइंट था। BYD, जिसके पास दुनिया की बेहतरीन बैटरी टेक्नोलॉजी थी, जिसका मालिक कम्युनिस्ट पार्टी का अहम रुकन था, उसने दुनिया का बेहतरीन सॉफ्टवेयर भी हासिल कर लिया और सिर्फ 3 सालों में BYD समेत तकरीबन 100 चाइनीज ईवी मेकर्स ने 8 मिलियन से ज्यादा ईवीज 1 साल में फरोख्त करके इस टेक्नोलॉजी में यूरोप, अमेरिका और जापान समेत पूरी दुनिया पर बरतरी हासिल कर ली। अब ये गाड़ियां दुनिया के दर्जनों ममालिक में लाखों की तादाद में जा चुकी हैं। ईवीज के बारे में आपको एक बात और बता दूं, ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल गाड़ियां ही नहीं बल्कि ये आपकी तमाम मालूमात भी जमा करती हैं। इनमें कैमरे लगे होते हैं, माइक्रोफोन्स होते हैं और ये एक सर्वर से कनेक्ट होती हैं। मुमकिन है आपकी आवाज़ बराह रास्त या डेटा की शक्ल में किसी सर्वर तक पहुंच रही हो, या आप जहां जहां जाएं वहां की पिक्चर्स या वीडियो किसी सर्वर में मौजूद आपकी प्रोफाइल में जमा हो रही हो। और हो सकता है कि आप कोई ऐसी शख्सियत हो जिसके पास कौमी राज हो। यही वजह है कि चाइनीज ईवीज, इनके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को अमेरिका ने सिक्योरिटी रिस्क करार दिया है। फिलहाल तो ये गेम सुपर पावर के हाथ से निकल गई है। चीन में इलेक्ट्रिक गाड़ी की औसत कीमत तकरीबन $35,000 है, जबकि अमेरिका में यह कीमत $53,000 से ज्यादा है। और इसी तनासुब से यूरोपियन ईवीज भी चाइना से महंगी और परफॉर्मेंस में कम है। टेक्नोलॉजी की ये जंग जीतने के लिए अमेरिका और यूरोप को अभी बहुत मेहनत करनी होगी, लेकिन अभी तो बाजी चीन ने मार ली है। आपके ख्याल में चीन अपनी इस फतह को कब तक संभाल सकता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत।